नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ। 5 अगस्त सन 2019 इस डेट का रेफरेंस कई बार दिया जाता है, आगे आने वाले कई सालों तक दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला, या यूँ कहूँ कि एक फ़ैसला लिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, और पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जिसके अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 लगा हुआ था, अनुच्छेद 370 लगा हुआ था, उसको एब्रोगेट किया गया। उसके अलावा उसके अंदर एक और अनुच्छेद था, आर्टिकल 35A, उसको भी हटा दिया गया। कई सारे उसमें प्रावधान थे, वो क्या थे? उसके अलावा एक और फैसला जो है वो लिया गया करीबन 18 मई के आसपास। मैं डेट अगर गलत बोल दूं तो मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं वीडियो एडिट करवा रहा हूं उस समय मैं डेट्स पूरी तरह से सही रखूं। वहां पर 18 मई को एक फैसला 2020 में आया जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए डोमिसाइल लॉ आया। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई। उसके बाद जून 27 को इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गई और डोमिसाइल मिलना लोगों को शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर के नॉन रेजिडेंट्स को भी डोमिसाइल पहली बार एक ऐसा सर्टिफिकेट मिला जो कि सिर्फ पहले जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए हुआ करता था, जिसे कहा जाता था स्टेट सब्जेक्ट, या यूं कहूं कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। बट कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, और बैकग्राउंड जानने के लिए हम ये पूरी वीडियो देखेंगे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो बना रहा हूँ, आप सब देखेंगे। बात यह है कि शुरू करने से पहले आप सब लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, नोटिफिकेशन बटन को दबा देना है, ताकि ऐसे और सारे एपिसोड्स, कई सारे अपडेट्स हम आपके सामने लगातार लाते रहें, आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंचते रहे। और जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो फेसबुक पर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। जो आपको करना सोशल मीडिया पर जो आप कर सकते हैं वो आप करते रहिए। बाकी मैं शुरुआत करता हूँ इस कहानी की। कहानी शुरू होती है सन 1927 में। अब आप कहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर तो भारत का भाग, भारत के साथ विलय जब जम्मू एंड कश्मीर का हुआ वो 26 अक्टूबर 1947 का हुआ, तो 1927 का रेफरेंस क्यों यहाँ पर दिया जा रहा है, 1927 पर हमें क्यों लेकर जा रहे हैं? तो बात ऐसी है भाई साहब कि 1927 में जम्मू एंड कश्मीर के उस समय के महाराजा ने ये डिसाइड किया था कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए एक स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि एक परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें कुछ राइट्स उन लोगों को ही, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ काम करते हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। उसके अलावा बाकी किसी कंट्री के लोगों को नहीं दिया जाएगा। क्योंकि उस समय जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, और प्रिंसली स्टेट का मतलब ये है कि प्रिंसली स्टेट जितनी भी, ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पर देश के अलग अलग हिस्सों की प्रिंसली स्टेट जितनी भी थी, वो सारे लोग स्टेट सब्जेक्ट ऑफ दैट स्टेट कहलाए जाते थे, ऑफ दैट प्रिंसली स्टेट कहलाए जाते थे, ना कि ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट सब्जेक्ट कहलाए जाते थे। यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट उन्हें नहीं कहा जाता था। ब्रिटिश उन्हें जो है वो पूरी तरह से उनकी देखभाल या उनके कामकाज को नहीं देखते थे, ना उनके ऊपर पूरी तरह से अपना पावर रखते थे, ना अपना कोई दबाव रखते थे। पर प्रिंसली स्टेट के लोगों के लिए एक स्टेट सब्जेक्ट बनाया जाता था। वो उन्हीं के राजा और उन्हीं के जो सारे संतरी वगैरह थे वो बनाते थे। और उसके बाद एक फैसला लिया जाता था कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ राइट्स होंगे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एक मांग उठी सन 1900 के स्टार्टिंग के में ही, या 1912 के बाद एक लगातार मांग उठना शुरू हो गई कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने, या कश्मीर के लोगों ने एक आवाज़ उठाई कि कश्मीर फॉर कश्मीरीज ओनली, यानी कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, बाकियों का नहीं है। जिसके बाद उस समय के महाराजा, क्योंकि कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर यूँ कहूँ तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, बावजूद इसके एक डोगरा रूलर यहाँ पर थे जो कि हिंदू थे, जम्मू से के हिस्से से वो ताल्लुक़ रखते थे, और एक राजपूत फैमिली से थे। तो लगातार एक मांग जो कश्मीरियों की थी उसको महाराजा ने 1912 और 1932 के बीच में 1927 में एक फैसला लिया कि हम जम्मू एंड कश्मीर के लोग, जो बाशिंदे रेजिडेंट जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, उनको एक राइट देंगे जिसमें कि उनको कुछ अधिकार होंगे जो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को होंगे। क्योंकि उस समय लगातार काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चलना शुरू हो गई थी। उसमें अधिकारों में क्या था? सबसे पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट, कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट जो है वही इसको उसका लैंड ओन कर पाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, उसके अलावा बाहर का व्यक्ति नहीं किया जाएगा। ये एक सेफगार्ड भी था ब्रिटिशर्स के लिए। दूसरा ये था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उसमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ही अपॉइंटमेंट दी जाएगी, उनको ही जॉब मिलेगी, बाकियों को नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कई सारे और प्रावधान थे, वगैरह वगैरह चीज़ें चलती रही।
और दिन आ गया 26 अक्टूबर सन 1947 का, जिस दिन महाराजा जम्मू एंड कश्मीर के उनको ऐसी स्थिति बन गई जम्मू एंड कश्मीर की कि भारत के साथ उनको एक्सेशन करना पड़ा, और उसी समय साइन हुआ 26 अक्टूबर को सन 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन डिसाइड करता था कि जम्मू एंड कश्मीर का रिश्ता भारत के साथ क्या है। उसके बाद कई सारे एग्रीमेंट्स हुए। 26 अक्टूबर 1947 का रेफरेंस इसलिए ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन से ये डिसाइड हो गया था कि अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। बट यहां पर क्यों है, क्योंकि 1947 में जब ये फैसला लिया गया तो जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा ने पूरी तरह से विलय नहीं कर कुछ सेक्टर जो हैं वो भारत को कंट्रोल करने के लिए कहा, जिसमें 3 मेन जो कंट्रोल्स थे महाराजा ने इंडियन गवर्नमेंट को दिए, जिसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करना शुरू हो गए। जिसके बाद ये इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपनी डिफेंस, अपनी फोर्सेस जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में भेजी, जिसकी वजह से पाकिस्तान द्वारा, कई फोर्सेस द्वारा जो अटैक किया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों पर, उनको भी वापस खदेड़ने में वो डिफेंस, वो जो स्ट्रेटजीज थी वो जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, और उसका फ़ायदा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को हुआ, पूरे इंडिया को हुआ, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक भारत का विभिन्न अंग है हमेशा से। और उसके बाद 1950 में संविधान के संवैधानिक आदेश के अनुसार जो है वो एक जम्मू एंड कश्मीर जो है पूरी तरह से उनका भाग बना, और उसके बाद 1952 में एक मीटिंग हुई जम्मू एंड कश्मीर के जो रूलर्स थे उनमें, और साथ ही साथ 1952 में जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, माननीय प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनमें एक मीटिंग हुई जिसे कहा जाता है दिल्ली एग्रीमेंट। दिल्ली एग्रीमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग पूरी तरह से अब भारत का हिस्सा बन चुके हैं, और जो बाकी भारत के लोगों को राइट्स मिले हुए हैं वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों, जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को भी मिलेंगे, जिसको देखते हुए 1952 का ये दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ। पर बावजूद उसके अब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये टेंशन थी, जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदों को ये टेंशन थी, ये चिंता सता रही थी कि क्या जो अधिकार हमें 1927 में एज अ स्टेट सब्जेक्ट हमें मिले हुए थे, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट मिला हुआ था, वो मिलेगा या नहीं। ये चिंता लगातार बनी हुई थी, क्योंकि कश्मीर फॉर कश्मीरीज का नारा तब तक भी चलता रहा, जिसको देखते हुए सन 1954 में उस समय राजेंद्र प्रसाद साहब प्रेसिडेंट थे, और एक फैसला लिया गया जिसमें कि कहा गया कि माफ़ कीजिएगा, मैं आर्टिकल 370 का मेंशन यहाँ करना भूल गया। और आर्टिकल 370 सन 1950 में ही लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 370 डिसाइड करता था भारत का और जम्मू एंड कश्मीर का रिश्ता क्या है। तो आर्टिकल 370 में कई सारे जो फैसले हैं वो लिए गए, जैसे मैंने पहले कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का रिश्ता क्या है भारत के साथ, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भारत की नागरिकता दी गई, प्रिंसली स्टेट से वो एक पूरी तरह से एक स्टेट बना, जम्मू एंड कश्मीर भारत का स्टेट बना, वगैरह वगैरह। उसके बाद जब लगातार दिल्ली एग्रीमेंट में 1952 में चर्चा चली तो ये देखा गया कि जो स्टेट सब्जेक्ट है उसका क्या किया जाए, क्योंकि लोग लगातार मांग कर रहे हैं उनके राइट्स जो हैं वो किसी और को नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस थे, टोपोग्राफिकल रीजंस थे, कल्चरल रीजंस थे, ज्योग्राफिकल रीजंस थे, वगैरह वगैरह। उसके बाद लोकसभा में भी लगातार चर्चा चलती रही, और सन 1954 में यह फैसला लिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में एक नया आर्टिकल जो है वो अमेंड किया जाएगा, जिसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल नहीं दिखता है। ऑब्वियसली कई सारे लोग ये चर्चा करते रहते हैं कि है नहीं है। हमारे हिसाब से जो हमने स्टडीज़ जितनी भी अभी तक कर ली हैं, जो पढ़ाई की है, हमारे कई सारे सीनियर एडवोकेट से भी लगातार बात होती रहती है, उन्होंने भी कहा है कि आर्टिकल 35 से 370 तो है, 35 से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी अलग से जो है वो उसमें अमेंड नहीं किया गया, और कोई भी इसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग जो है पार्लियामेंट में नहीं हुई, पूरी इसकी इस पर चर्चा नहीं हुई, जिसमें एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर 35 से लाया गया था, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास कुछ सेफगार्ड्स होंगे एज अ परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। उस समय के प्रेसिडेंट, जैसे मैंने पहले बताया, राजेंद्र प्रसाद साहब थे, तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई, और महाराजा जो उस समय के थे वो भी खुश हो गए, और जो राइट्स थे उस राइट्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही ओन करेंगे, वो राइट था। उसके अलावा राइट्स था जो जॉब्स का, वो राइट था, वगैरह वगैरह। उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट में ये चर्चाएं चलती रही, और 35 ए में स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला राइट है सेविंग ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट रेजिडेंट्स एंड देयर राइट्स।
परमानेंट रेजिडेंट्स को जो राइट्स मिले हुए थे उनको सारे के सारे राइट जो है वो सेफगार्ड करता था। जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। दूसरा, क्लासेस ऑफ पर्सन की कौन कौन से व्यक्ति को जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट माना जाए और किसको नहीं माना जाए, ये डिसाइड किया गया 35A में। तीसरा, राइट्स ओनली टू पीआरसी, यानी कि जो राइट्स हैं वो सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को मिलेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट होगी वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट्स को मिलेगी। इसके अलावा एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मैं पहले कह चुका हूँ कि उसको एक्वायर करने के लिए, उसको एक्विजिशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट के पास राइट था। मैं अगर तेज़ बोल रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। सेटलमेंट इन द स्टेट, ये सारे कानून वगैरह जो हैं वो उस पर बातचीत हो रही है। और इसके अलावा राइट टू स्कॉलरशिप या फिर आपको किसी भी स्टेट ओन्ड, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओन्ड कोई इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर एडमिशन लेनी है तो वो सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट्स को ही राइट मिले हुए थे। ये कुछ 35A के मोटामाटी कानून थे, यानी कि आर्टिकल 370, 35A, दिल्ली एग्रीमेंट और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मिलाकर ये डिसाइड करते थे कि जम्मू एंड कश्मीर का रिश्ता भारत के साथ क्या है। और ये सब एक महत्वपूर्ण अंग बनते गए। धीरे धीरे कई सारी अमेंडमेंट्स भी हुई, कई सारे प्रावधान लाए गए, कई सारे निकाले गए वगैरह वगैरह। अब सबसे बड़ी जो चेंजेस तो थे वो मैं मोटामाटी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ा चेंज ये था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो थे भारत के, अगर लोकसभा में, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट में लोकसभा में अगर कोई फैसला लिया जाता था, कोई बिल पेश होता था, उसकी पास होता था एक फुल मेजॉरिटी के साथ, 3:2 की मेजॉरिटी के साथ, 2:3 की मेजॉरिटी के साथ अगर वो पास होता था तो उसके बाद राज्यसभा में पास हो जाए, प्रेसिडेंट भी कर दे। बट जम्मू एंड कश्मीर में तब तक वो अप्लाई नहीं होता था जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसको पूरी तरह से पास ना कर दे और जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली उसको अप्लाई ना करवा दे। इसी की वजह से कई सारे कानून जो देश में हैं उसकी डेट अलग है और जम्मू कश्मीर में अलग है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन या वगैरह वगैरह राइट जो हैं, कानून कुछ और इंडिया में चलता था, बट जम्मू एंड कश्मीर में अलग कानून थे, जिसमें कि ये एक बड़ा रोल निभाते थे आर्टिकल 370 और 35 से। इसके अलावा कई सारी डिबेट्स लगातार चलती रही। अगर उन डिबेट्स में या उन डिस्कशंस में ओवरऑल हम जाएं तो बड़ा लंबा कहानी हो जाएगी। मैं मोटा माटी समझाने की कोशिश करता हूं कि डिबेट ये चलने शुरू हो गई कि अपोजिशन में कई सारे लोग आगे ऑब्जेक्शन करने लगे कि भैया आर्टिकल 370 और 35 से तो होना नहीं चाहिए, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। और कई सारे लोग इसके सपोर्ट में आ गए। उन्होंने कहा कि हमारी जो ये जो राइट्स हैं वो हमारे सेफगार्ड रहने चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें। अब ऑब्जेक्शन क्या कर रहे थे उस पर पॉइंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला ये था कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर के लोग कई सारे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी समय से रह रहे थे, उनको भी कई सारे अधिकार नहीं मिले थे। पहला, वाल्मीकि समाज या क्रिश्चियन जिन्हें सफाई कर्मचारी के रूप में जम्मू एंड कश्मीर में लाया गया था, उनको इसके अंदर 35 और आर्टिकल 370 की वजह से कुछ राइट्स नहीं मिल पाते थे। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल पाता था। गवर्नमेंट जॉब्स वो करने से कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स उनको नहीं मिल पाती थी, जो कि ऑब्जेक्शन करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। दूसरा, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो लगातार ये मांग करते रहे 70 सालों से कि हमें अपने जो राइट्स हैं, पीआरसी हैं, वो दे दीजिए, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आता कि हम कौन से देश के भाग हैं। इसके अलावा तीसरा जो था, चिल्ड्रन ऑफ वुमेन मैरिड टू अ नॉन सब्जेक्ट ऑफ J&K, यानी कि एक नॉन सब्जेक्ट से अगर एक महिला शादी करती है तो उसके बच्चे के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। हालांकि ये पहले जम्मू एंड कश्मीर की जो लड़कियां होती थी, अगर वो बाहर किसी नॉन सब्जेक्ट से शादी करती थी, नॉन स्टेट सब्जेक्ट से, तो उससे ये छीन लिए जाते थे। उसके बाद एक अमेंडमेंट हुई और उसको वुमेन को वो राइट थे, बट उसके बच्चों तक वो राइट एक्सटेंड नहीं किए गए थे, जिसके बाद लगातार ये भी एक ऑब्जेक्शन का बड़ा हिस्सा बना रहा। उसके बाद आया कि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में अच्छे तरह से नहीं आ पाती, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं खरीद सकती, उन्हें लीज पर लेनी होती है। इसके अलावा नो प्राइवेट सेक्टर, ये लगातार मांग रही कि आर्टिकल 370 और 35 ने प्राइवेट सेक्टर को जम्मू एंड कश्मीर में बूस्ट नहीं होने दिया। आप ये सब चीज़ें सुनकर पहले मेरे से एग्री या डिसएग्री करने के बजाय मैं दूसरे जो पॉइंट्स पढ़ूंगा उस पर बातचीत करेंगे। अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू कश्मीर का, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जो हैं वो लगातार मांग करते रहे कि जम्मू कश्मीर का क्यों अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, जब पूरे देश को सिंगल नागरिकता है, सिंगल फ्लैग है, सिंगल सारी चीज़ें हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अलग प्रिविलेजेस क्यों हैं भाई? जम्मू एंड कश्मीर का झंडा अलग से क्यों है? जम्मू एंड कश्मीर का 2 झंडे क्यों हैं? जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता क्यों है? इंडिया की भी नागरिकता मिली है, जम्मू एंड कश्मीर की अलग से नागरिकता मिली है। और जो राइट्स
जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को हैं वो भारत के लोगों को क्यों नहीं है, जबकि भारत के लोगों को जो राइट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को हैं। ऐसी डिबेट्स लंबे समय तक चलती रही हैं जो कंक्लूड 5 अगस्त को या फिर यूं कहूँ कि 18 मई को हुई हैं। अब कई सारे लोग ये भी कहते रहे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग जम्मू एंड कश्मीर में आने से कतराते थे क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ मैं अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल भी सर्व कर लूँ तब भी मैं अपने लिए एक इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने नाम पर यहाँ पर नहीं खरीद पाऊँगा, ना ही मेरे बच्चों को यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करने का मौका मिलेगा और ना ही यहाँ मेरे बच्चों को जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टेट सब्जेक्ट्स को फ़ायदा मिलता है वो मिल पाएगा। इसलिए लगातार वो लोग भी यहाँ पर आने से कतराते रहे। ये अलग अलग डिबेट्स लगातार चलती रही। अब आते हैं, ये तो हो गया ऑब्जेक्शन वाला पार्ट। अब जो फेवर में थे, जो सपोर्ट में थे इस सब के, वो क्या कहते थे उनकी भी थोड़ी सुन लेते हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं जो आप और मैं डिस्कस करते रहे हैं बाहर। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने रखूँ। सबसे पहले राइट्स ऑफ पीपल ऑफ JNK। लोगों की लगातार ये मांग रही है कि क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस काफ़ी अलग हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को जो राजा महाराजा ने अधिकार दिए थे वो राइट्स नहीं छीने जाने चाहिए। ये अपना उनका तर्क था। दूसरा तर्क ये था कि बात की जाती है क्रिश्चियंस की या वाल्मीकिस की, सफाई कर्मचारीज की, वेस्ट पाकिस्तानीज की, राइट टू चिल्ड्रंस ऑफ JNK की, तो इनको एक छोटी सी अमेंडमेंट की, जैसे पहले की गई थी कि वुमेन्स को सारे राइट्स मिलेंगे, वैसे ही कुछ अमेंडमेंट्स कर एक इनमें इंक्लूड किया जा सकता था। उसके अधिकारों को छीनने के या उनके अधिकार उनको ना मिले, इसके फेवर में कोई भी नहीं था। सब चाहते थे कि इन सबको अधिकार मिले, बावजूद उसके नहीं मिल पाए तो उस पर चर्चा लगातार चलती रही। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ ने कहा कि हमें परमानेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, पर कई सारे लोगों ने तर्क दिया कि हम तो लीज़ पर प्रॉपर्टी जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को दे देते हैं, यानी कि जो लोगों को इंडस्ट्रीज़ अगर यहाँ पर लगानी है तो लीज़ पर मिल जाती है। हालांकि वो खरीद नहीं पाते थे, तो काम तो चल रहा था, तो इंडस्ट्रीज़ को क्या परेशानी थी, ये भी किया। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की मांग लगातार रही कि प्राइवेट सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, जैसे ऑब्जेक्शन में था। तो यहाँ पर फेवर में लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर नहीं आने के रीजंस कुछ और हैं। वो रीजंस बने मिलिटेंसी, टोपोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशंस, यहाँ से पाकिस्तान के साथ लगातार कन्फ्लिक्ट बना रहा, वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पर चलती रही, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आने से कतराता रहा। क्योंकि यहाँ पर जो 5 M's होते हैं, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन और मार्केट, वो जम्मू कश्मीर में पर्याप्त मात्रा में और जितने सफिशेंट क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर कतराता रहा। ये सपोर्ट वाले लोग बात करते रहे। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के साथ काफ़ी बड़ा धोखा हो जाएगा अगर ये फैसला लिया गया तो, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के कई सारे अभी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस तक नहीं हैं, होटल्स या हॉस्पिटल्स तक नहीं हैं, हॉस्पिटल्स क्या डिस्पेंसरीज, नर्सिंग होम्स तक नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की मांग थी कि हमारे जो अधिकार हैं वो हम डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम गुर्बत में यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे पास कई सारे जो राइट्स हैं वो हमारे पास राइट्स, या यूँ कहूँ कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था आज तक, वो हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से सडनली अगर आप कोई फैसला इसको लेकर 35 और 370 को लेकर या स्टेट सब्जेक्ट को लेकर कर लेंगे तो उससे जम्मू एंड कश्मीर लोगों को प्रॉब्लम होगी। हालांकि सारी डिबेट्स कंक्लूड हुई 5 अगस्त सन 2019 को और जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक फैसला लिया गया यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने ये फैसला लिया। माननीय होम मिनिस्टर साहब ने एक बिल पेश किया पार्लियामेंट में। उससे पहले पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई उसी रात को। उससे पहले कई सारे जो लीडर्स थे जम्मू एंड कश्मीर में उनको बुक किया गया, उनको हाउस अरेस्ट, उनको जेल में वगैरह वगैरह जगह रखा गया, और उसके बाद फैसला ले लिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 के खंड हटा दिए जाएंगे, 35 से हटा दिया जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर बन जाएगा पूरी तरह से भारत का हिस्सा। पहले भी था, इस पर किसी को डाउट नहीं था, पर आर्टिकल 370 हटाने की वजह से जो राइट्स जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिले हुए थे वो अब नहीं मिलेंगे। झंडा अब एक ही हो गया, जो दोहरी नागरिकता मिली हुई थी अब सिंगल नागरिकता हो गई, वगैरह वगैरह चीज़ें हो गई। बावजूद उसके लगातार ये मांग उठती रही कि यूटी बना दिया गया। मैं भूल गया ये बताना कि 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर यूटी भी बन चुका है। उसके बाद लगातार लोगों ने डिबेट चलाना शुरू की कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, जिसके बाद लगातार चर्चा चलती रही। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू एंड कश्मीर विंग ने भी, कई सारे नेताओं ने कहा, निर्मल सिंह तक साहब ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए डोमिसाइल होना चाहिए जैसे हिमाचल और बाकी स्टेट्स में है। तो उसके बाद कई चर्चाओं के बाद 18 मई को, अगर मैं डेट सही पढ़ रहा हूँ तो 18 मई को एक जम्मू एंड कश्मीर
जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 आ गए, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के अलावा किस किस को डोमिसाइल दिया जाएगा ये डिसाइड किया गया। अब किस किस को मिलेगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा ऐसी आती है कि हु आर एलिजिबल। तो सबसे पहले जो व्यक्ति 15 साल या 15 साल से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में रहा है उसको मिलेगा, या रहने वाला है उसको मिलेगा, या उन्होंने 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम जम्मू एंड कश्मीर में दिए हैं, 7 साल वो लगातार रहे हैं, उनको भी दिया जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दूसरा, जो भी कोई व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करता है, कोई भी व्यक्ति जो लगातार 10 साल जम्मू एंड कश्मीर में सर्व किया है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम किया या किसी और पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडरटेकिंग में काम किया, उन सब व्यक्तियों को जिसने 10 साल लगातार काम किया है उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उसके अलावा माइग्रेंट चिल्ड्रन जो कि हु आर रजिस्टर्ड विद द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर, ये कमीशन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन में जितने भी माइग्रेंट रजिस्टर हैं उन सबको मिलेगा, उनको भी प्रोसीजर जो है वो तय किया गया है कि कैसे मिलेगा। और चौथा यहाँ कहा गया कि चिल्ड्रन ऑफ पीपल हु आर रेजिडेंट्स ऑफ JNK बट रिसाइड्स आउटसाइड द UT इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट, या बाकी एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर अदर प्रोफेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह वगैरह के लिए वो बाहर गए हुए हैं, उनके बच्चों को भी डोमिसाइल राइट जो है वो दिया जाएगा। जिसके बाद लगातार अभी भी चर्चा चलती रही है। ये चर्चा तब तक चलती रहेगी जब तक जम्मू एंड कश्मीर में एक स्टेबल सरकार नहीं आती, क्योंकि स्टेट माफ़ कीजिएगा मैं बार बार स्टेट का नाम ले रहा हूँ क्योंकि पहले ये स्टेट हुआ करती थी, अब यूनियन टेरिटरी जो है उन वहाँ के कई सारे कोनों में, चाहे के नुकड़ों पर, यूनिवर्सिटीज़ पर, ये यूँ कहूँ कि कई सारे ऑफिस में लगातार ये चर्चा चलती रहती है कि अब हमारा क्या होगा, कैसे सेफगार्ड्स होंगे, कैसे नहीं होंगे। डोमिसाइल ने तो कर दिया, अब आगे क्या होगा। आगे के लिए ये चर्चा ज़रूरी है कि असेंबली में हो और असेंबली में फैसले लिए जाएं, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लोगों की दी जाए, ताकि वहाँ पर लोग जो हैं अपनी बात की सुनवाई भी देख पाएँ कि किस तरह से हो रही है। क्योंकि अभी सारे जो फैसले लिए जा रहे हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रेसिडेंट साहब की अगुवाई में लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। तो अब इंतज़ार है, उससे पहले डीलिमिटेशन का, उस पर भी किसी दिन चर्चा कर लेंगे डिटेल में, क्योंकि काफ़ी लंबी कहानी वो भी है डीलिमिटेशन का। उसके बाद इलेक्शंस होंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि गवर्नमेंट कौन सी बनेगी। पर अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और बदलाव नहीं होने वाला है, तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बनाना चाहते हैं, जो कि अभी सिर्फ 4th क्लास के लिए अप्लाई किया गया है और काफ़ी सारी जो जॉब्स निकल रही हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसमें कंपलसरी रखा गया है। हालांकि देना आपको सबसे एंड में है, सिलेक्शन प्रोसेस के एंड में है, पर बावजूद उसके अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। तो उस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, द न्यूज़ नाउ के आर्टिकल में, कि किस तरह से हमने कुछ स्क्रीन ग्रैब्स भी वहाँ पर लिए हैं कि आप पूरी तरह से ईजिली वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना पाए। क्योंकि अगर मैं वीडियो में बताने शुरू करता तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। उम्मीद है कि पूरी वीडियो आपने देखी होगी, क्योंकि एंड में बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली पूरी देखी होगी। जिसने देखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने नहीं देखी है कृपया कर उन लोगों को भी कह दीजिए कि देख लीजिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट शेयर सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आज की कहानी नहीं है, 5 अगस्त की कहानी नहीं है, सन 1947 की कहानी नहीं है, महाराजाओं के समय की कहानी है। सन 1947 से कहानी चल रही है और करीबन 93 ईयर्स से भी ज़्यादा का समय हो चुका है जब ये बदलाव किया गया है, 92 या 93। तो बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, मैं कितना ज़्यादा अच्छा समझा पाया हूँ, इसके बारे में आपकी क्या सजेशंस हैं, क्या कमेंट्स हैं, वो आप हमें कमेंट करके बताते रहिए। फ़िलहाल के लिए मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए, ऐसी और वीडियोस के लिए आपको लगातार बने रहना है द न्यूज़ नाउ पर, और हम आपके पास रोज़ आते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।